स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है वेंचुरी मीटर। आज हम लोग वेंचुरी मीटर के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये यूनिट 5 है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें इस समय फ़्लो मेजरमेंट की बात हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेशर मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद आपके सिलेबस में फ़्लो मेजरमेंट की बात होती है। तो वेंचुरी मीटर की आउटलाइन मैंने पहले से बना रखा है। देखिए वेंचुरी मीटर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। जो वेंचुरी मीटर है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं इस डिवाइस को। इसमें क्या होता है, जैसे किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इसमें अगर आप कंपोनेंट्स की बात किया जाए, डायग्राम को जरा आप समझिएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये पाइप है, ये वाला पार्ट पाइप है और इसी पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसी पाइप में फ्लूइड फ्लो करता है। कोई भी फ्लूइड है ना, ये ऑयल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ये फ्लूइड फ्लो करता है आपका पाइप से। इस पाइप के बाद का जो पार्ट होता है, ये जो सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है, बेसिकली आपका वेंचुरी मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इसमें ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका कन्वर्जिंग पार्ट होता है। इस पार्ट को बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट होता है ये। यहाँ पे एरिया जो होता है ये धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, एरिया को रिड्यूस किया जाता है कन्वर्जेंट पार्ट में। और ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे कम एरिया होता है यहाँ पे, इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं थ्रोट। इसको नाम दिया गया है थ्रोट। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा। थ्रोट के बाद का जो पोर्शन आता है, ये पोर्शन आपका डाइवर्जिंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? डाइवर्जिंग पार्ट। इसको हम डाइवर्जिंग पोर्शन बोलते हैं या फिर डाइवर्जिंग पार्ट कह सकते हैं इस पार्ट को। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, कन्वर्जिंग पार्ट, डाइवर्जिंग पार्ट और ये बीच में जहाँ सबसे कम एरिया है इसको थ्रोट बोलते हैं। और फिर इसको, ये राइट साइड आपका पाइप है, पाइप से कनेक्ट कर दिया गया, पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस पाइप के सेंटर लाइन अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ कहीं से ये पाइप की सेंटर लाइन हो गई, सपोज ये पाइप का। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे फ्लूइड का इनलेट होता है पाइप से वेंचुरी मीटर में। वेंचुरी मीटर के किस पार्ट में? कन्वर्जिंग पार्ट में। और यहाँ से आपका ये जो पोर्शन है, इसके बाद ये आपका आउटलेट पाइप है, आउटलेट पोर्शन है, यहाँ से लिक्विड आपका बाहर निकल जा रहा है। तो अब इसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जिंग क्यों करते हैं, ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। इसको समझेंगे, मेन पार्ट यही है जो कन्वर्जन और डाइवर्जन हो रहा है ना। यहाँ पे करते क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वेंचुरी मीटर का, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है ये, यहाँ से फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। और ये वाला आपका डाउन स्ट्रीम है, ये वाला पोर्शन क्या है? डाउन स्ट्रीम है ना। इस तरफ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इस तरफ को फ्लूइड जा रहा है। हमें क्या मेजर करना है इससे? रेट ऑफ फ्लो। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, आप भी चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो। क्या लिखा गया है देखिए वेंचुरी मीटर के बारे में। इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप। किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किस रेट से फ्लो हो रहा है ये पता करना होता है। मतलब पाइप से डिस्चार्ज कितना हो रहा है, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इससे फ्लो हो रहा है, या एरिया इनटू वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। और ये वर्क किस पे करता है? बर्नौलीज इक्वेशन पे। अभी हम इस पे आएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन पे हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले इसको आप समझिए करता क्या है। पहले एरिया को रिड्यूस करते हैं। जब एरिया को रिड्यूस करेंगे तो जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका प्रेशर कम होगा। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो बढ़ेगा क्या?
उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फ्लूइड की, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि एरिया को कम करके प्रेशर हेड को कम किया जाए और काइनेटिक हेड को बढ़ाया जाए। तो होगा क्या, यहाँ देखिए एक और ये दो पीजोमीटर लगा दिए गए हैं, 2 पीजोमीटर लगाया गया है। मैनोमीटर भी आप लगा सकते हो प्रेशर मेजर करने के लिए, इन्हीं दोनों सेक्शन के बीच में हम मैनोमीटर भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके हैं। डायरेक्ट 2 पॉइंट पे हम इसको सेक्शन 1 मान लिए हैं, यहाँ पे इसको सेक्शन 1 मान लिया गया और इसको सेक्शन 2 मान लिया गया है ना, इस पार्ट को। तो इन दोनों पे पीजोमीटर लगाया गया है, पीजोमीटर लगाया गया है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ फ्लूइड जो राइज करेगा इस पीजोमीटर में, इसकी हाइट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा होगा, फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए एरिया कम है, एरिया कम है तो यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर हेड आपको कम मिलेगा। तो प्रेशर हेड कम मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल हेड। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हेड। जैसे इसमें फ्लूइड ज़्यादा हाइट तक राइज कर रहा है, कितना ज़्यादा राइज किया है, वो दोनों के प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब एरिया को हम कम करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। और जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस मिलता है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसको प्रेशर हेड कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से 2 पीजोमीटर लगा के भी आप मेजर कर सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों के बीच में मैनोमीटर यहाँ लगा दो, यूट्यूब मैनोमीटर। अगर मैनोमीटर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले से बना रखा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। तो मैनोमीटर से भी हम इसका प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रूफ पे कि कैसे हम इससे डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन पे ये वर्क करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि सेक्शन 1 पे जो फ्लूइड का फ्लो कर रहा है, इसका प्रेशर क्या है, P1 है। इसका प्रेशर क्या है, P1 है। और सेक्शन 2 पे यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो ये कितना प्रेशर है, इसका प्रेशर P2 है। और जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है और इसका एरिया मान लेते हैं हम लोग क्या है, A2 है। और यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, हम मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर कर रहा है और फ्लूइड यहाँ जब बाहर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, V2, इस सेक्शन 2 पे, है ना। ध्यान रखिएगा, हमने माना है कि सेक्शन 1 पे, एट सेक्शन 1 प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप की है ये क्या है, A1 है इनलेट पे। सेक्शन 2 पे, एट सेक्शन 2 जहाँ पे थ्रोट है, यहाँ पे प्रेशर P2, एरिया A2 और फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी V2 है। आप ऐसा लेट करके लिख लीजिएगा। और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी हम मान लेते हैं क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी मान लेते हैं रो है। फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी रो है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है कि जो डेंसिटी यहाँ पे होगी उतनी ही डेंसिटी फ्लूइड की यहाँ पे होगी, ठीक, दोनों सेक्शन पे। तो सेक्शन 1 और 2 के बीच में अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। कहाँ पे, बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो सेक्शन 1 और 2 के बीच में अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया जाए तो बर्नौलीज इक्वेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं P1 बाई रो जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर हेड, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, है ना। टोटल एनर्जी है ये आपका क्या है, ये आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो Z1 है, Z1 होता है, हम किसी रेफरेंस से पाइप को देखेंगे तो जो हाइट होती है, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। तो प्लस Z1 ये इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा समझिएगा।
ये हमारी जो वेंचुरी मीटर है, इसको हम किसी भी रेफरेंस, मान लीजिए हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, इस रेफरेंस से, इस डेटम से अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट Z2 ये, और ये हाइट जो है यहाँ पे लिखता हूँ Z1, तो ये Z1 और Z2 दोनों इक्वल होंगे, Z1 और Z2 दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इनको हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, Z1 और Z2 को। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसको हम लिख सकते हैं P1, और यहाँ से हम P2 बाई रो जी को ले आते हैं, तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो जाएगा आपका। अगर ना दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। Z1 और Z2 ये इक्वल थे, इसलिए कैंसिल आउट हो गए आपस में, क्योंकि आपका जो ये वेंचुरी मीटर है हॉरिजॉन्टल है और रेफरेंस पॉइंट जो लिया ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से Z1 और यहाँ से Z2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। अब मैं रफ कर दे रहा हूँ, इतना आपको समझाने के लिए यहाँ बना दिया था, क्योंकि स्पेस को यूज करूँगा डिराइव करने के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंस Z1 इक्वल टू Z2, रीजन आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। अब अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे P इक्वल टू होता है रो जी एच, P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H इक्वल टू P बाई रो जी, H इक्वल टू क्या होगा, P बाई रो जी होगा। तो ये P1 अपॉन रो जी क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी हो जाएगा H1, है ना, और P2 अपॉन रो जी हो जाएगा H2। मतलब ये H1 और H2 का डिफरेंस है, तो H1 और H2 का डिफरेंस कितना आया है, H आया है, यानी ये डिफरेंशियल हेड है। P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी क्या है, डिफरेंशियल हेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं H। तो H इक्वल टू आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2G को अगर इस तरफ ले आए तो 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। नाउ अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ये होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, या फिर यहाँ से हम लोग क्या करें, V1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2 अपॉन A1, A2 V2 अपॉन A1, है ना, ये आ गया। तो अब इस V1 की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, है ना। इसको अगर चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिएगा 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1। तो इन प्लेस ऑफ V1 हम लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और V1 का स्क्वायर था ये। अब देखिए इन दोनों में V2 स्क्वायर कॉमन है, तो और करके हम लिख सकते हैं 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस यहाँ से A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये आ गया। अब ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर दिखता रहे, क्योंकि बीच में मुझे कुछ चीज़ें रफ करनी पड़ेंगी। या आप एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो ये आपका आ गया A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा मैं इसको आगे लिख देता हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ना हो देखने में। ये A1 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 2GH इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से देखिए A1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा अगला स्टेप देखिएगा। स्पेस कम है, इसी स्पेस में हम लोगों को एडजस्ट करना है चीज़ों को। तो यहाँ हम A1 इसको हम लिख रहे हैं 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, है ना। तो V2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, और वी कैन राइट इट एज V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, और ये आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये A1 स्क्वायर ऊपर आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, V2 फाइंड कर सकते हैं। V2 फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो और करके हम लिख सकते हैं, और V2 इक्वल टू, मैं इसको कहीं और लिख दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं काम करता हूँ, ये वाला ऊपर का पोर्शन रफ़ करता हूँ, है ना, इसको रफ़ कर देते हैं। इसको अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ करता हूँ। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू, देखिए A1 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा A1 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। V2 स्क्वायर था तो V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH A1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फ्लो, दैट इज डिस्चार्ज। फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू A2 V2। थोड़ा मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू A2 V2। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। तो देयर फॉर रेट ऑफ फ्लो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए V2 हमारे पास है, V2 है तो Q इक्वल टू A2 V2, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा A1 पहले से था और A2 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला आ गया इस वेंचुरी मीटर से। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो रेट ऑफ फ्लो है, ये रेट ऑफ फ्लो किसके लिए है, थ्योरेटिकल है। ये एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो नहीं है, ये थ्योरेटिकल रेट ऑफ फ्लो है। एक्चुअल थोड़ा सा डिफ़र करता है क्योंकि जब पाइप से फ्लूइड फ्लो करेगा तो कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो 100% आपको रेट ऑफ फ्लो नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो अगर आपको फाइंड करना है ना, तो आप फार्मूला यूज करिएगा Q एक्चुअल अगर आपको फाइंड करना है अपॉन Q थ्योरेटिकल, तो ये इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो देयर फॉर हम कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि Q एक्चुअल जो होगा ये CD इंटू Q थ्योरेटिकल। तो Q थ्योरेटिकल कितना आया, A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और वेंचुरी मीटर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आता है ये 0.96 टू 0.98 तक वेरी करता है ना। 0.98 तक जनरली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमें मिलता है ये। तो ये आपका एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो है वेंचुरी मीटर से। तो ये बात हो गई रेट ऑफ फ्लो कैसे हम वेंचुरी मीटर से फाइंड कर सकते हैं। अब ये रेट ऑफ फ्लो हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है।
तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो कुछ एप्लीकेशन मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। वेंचुरी मीटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे कहीं वाटर सप्लाई हो रही है ना, वाटर सप्लाई होती है तो वहाँ पे हम वेंचुरी मीटर से रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है कि कितना वाटर वहाँ उस पाइप से फ्लो हो रहा है। दूसरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है। और साथ ही साथ कहीं पे केमिकल प्रोसेसिंग है, केमिकल प्रोसेसिंग है ना, केमिकल प्रोसेसिंग में भी इसका यूज किया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग में भी। और मेडिकल में भी, मेडिकल के फील्ड में भी, मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी मशीनरीज़ हैं जहाँ पे फ्लूइड फ्लो होते हैं, तो वहाँ पे वेंचुरी मीटर को यूज किया जाता है। वेंचुरी मीटर बहुत ही एफिशिएंट होता है। कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा चीज़ें रफ़ ना करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वेंचुरी मीटर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि रेट ऑफ फ्लो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और A1 B1 क्या है, A2 B2 क्या है, P1 P2 क्या है, ये पहले आपको बता रखा है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा आपने देखा ही है, साथ ही साथ इसे कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। थैंक यू।